घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्वानी स्टार के टाइटल होल्डर टॉप 3 मानिक गर्ग एके लव्स, अनुकृति कुमार एंड पलक उपाध्याय। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू बहुत ज्यादा। इससे पहले कि मैं बात करूं कि आपकी पोइट्री के बारे में कैसे लिखना शुरू किया, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि हमारे जो आपको देख रहे हैं उन्हें पता चले कि कौन है और क्या लिखते हैं और कहाँ से हैं। सबसे पहले मैं अनुकृति के पास जाना चाहूंगी। अनुकृति, अपने बारे में बताओ कि कहाँ से हो, क्या लिखते हो और कब से लिख रहे हो। मैं ऐसे तो रांची से हूँ, बट अभी जॉब के लिए 4 साल से पुणे में सेटल्ड हूँ। तो बेसिकली अभी मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ। और लिखने की जर्नी तो काफी पहले से चालू हो गई थी। 10th में मैंने मेरी पहली इंग्लिश पोएम लिखी थी, बट ये इतना गजल वजल का कोई नॉलेज नहीं था। टाइटल क्या? फिर इंग्लिश पोएम लिखी थी, टाइटल क्या था? नहीं, तब इंस्टाग्राम पे मैं थी भी नहीं। मतलब वो बस एक डायरी में चालू किया था कुछ कुछ लिखना, अपने फीलिंग्स ब्लैबर आउट करता, बस और कुछ नहीं। फिर जब धीरे धीरे तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक अनुकृति जिसके बारे में सबसे पहले लिखा था? उस टाइम तो सब बचपना वाला हार्ट ब्रेक्स बहुत होते थे। कोई क्रश मना कर दिया या किसी बात पे दिल टूट गई, उस टाइम सिर्फ हार्ट ब्रेक्स के पोएम होते थे मेरे। फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे पता चला कि हिंदी में शायद कुछ लिख सकती हूँ, तो उस टाइम मैंने थोड़ी कविताएं लिखनी चालू करी। लेकिन तब भी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कभी इंस्टाग्राम पे या ऐसा कभी राइटिंग मेरा कुछ होगा या राइटिंग पेज का कभी कुछ सोचा नहीं था। बट मेरे फ्रेंड्स मुझे काफी कहते थे कि तुम ज्वाइन करो, तुमको पेज होना चाहिए तुम्हारा, तुम लिखना चाहिए। फिर मैंने 2018 में दिसंबर में ये पेज बनाया था, शायराग्राम। Okay. और उस टाइम भी मुझे गजल वजल की कोई नॉलेज नहीं थी। मैं 2 लाइनर्स 4 लाइनर्स ऐसे ही लिखती थी। फिर मतलब राइटिंग कम्युनिटी के ही फ्रेंड्स मुझे मिले, जिसकी वजह से मुझे मेरी नॉलेज बढ़ी इस फील्ड में कि क्या होता है, कैसे होता है। और फिर मैंने गजल लिखना चालू किया। तो अब मैं गजलें ही लिखती हूँ। मुझे शेर, उर्दू की तरफ मेरा रुझान थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अनुकृति ने जैसे बताया रांची से है, फ्रेंड्स के सजेशन पे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अब मैं जानना चाहूंगी पलक, किसका सजेशन था या खुद कैसे डिसाइड किया कि लिखना है और इतना अच्छा लिखना है? तो बेसिकली मेरे फादर जो है वो लिखते हैं, तो ही इज इन द इंडियन नेवी। और उनका एक था कि जब वो मेरी मॉम से दूर थे, पोस्टेड थे और थे, तब उन्होंने लिखना चालू किया था। तब मैंने उनकी एक डायरी पढ़ी थी और तब वहां से थोड़ा इंस्पिरेशन लेके, इंस्पायर होके मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं लिख सकती। तो मेरी फर्स्ट पोएम भी मतलब के लिए ही थी, एंड आई गेस मैं उस टाइम 8th में थी। तो उस टाइम तो मेरा मजाक उड़ा दिया, हंसी में टाल दिया थोड़ा। बट जैसे अनुकृति ने बोला कि भाई हार्ट ब्रेक्स होते हैं, तो वैसे ही मैंने भी कुछ फिर अपने 11th में लिखना स्टार्ट किया। मैं अभी भी आई से कि आई एम स्टिल ग्रोइंग। मैं ट्राई करती हूँ जो ये मॉडर्न एरा से जो इमोशन फीलिंग्स होते हैं, मतलब मेरा ऐसे रुझान कभी किसी गजल या उर्दू की तरफ इतना गया नहीं। बट आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं ये जो मॉडर्न टीनेजर्स वाली लाइफ होती है, इनके हार्ट ब्रेक्स, इनके इमोशंस, टू ट्राई टू गेट दैट इन माई पोएम। तो मैं मोस्टली उसी लाइन में ज्यादा लिखना फिर मैंने चालू किया। फिर ऐसे करके मैंने ओपन माइक्स में परफॉर्म किया। सिंस मैं भी मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत मिली। और मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा मतलब जबरदस्ती लेके जाने लगे कि तू जा, तो एक बार ट्राई तो कर। तो वैसे ही मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हैबिटेट में हुआ। फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर काफी प्रोडक्शन हाउसेस थे, उनके लिए परफॉर्म करना, फिर बहुत सारे ओपन माइक्स। तो या ऐसी फिर मेरी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। बहुत ही अच्छा। पलक की भी जर्नी हार्ट ब्रेक के अराउंड घूमी है और फ्रेंड्स के अराउंड घूमी है। मानिक अब लुधियाना से हैं, तो वहां पे आपने कैसे स्टार्ट किया? आपका भी इंस्पिरेशन एक हार्ट ब्रेक के बाद आपने लिखना शुरू करा या फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया? क्या स्टोरी है?
मेरा थोड़ा-सा अलग था इस चीज़ में। हार्ट ब्रेक वगैरह वो सब तो ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे फर्स्ट ईयर में जब इंग्लिश के प्रोफ़ेसर थे हमारे बलराज थापर सर, उन्होंने मुझे क्लास से निकाला था जिस दिन, सबसे पहली बार, अभी शुरू ही हुए थे लेक्चर्स। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो उस दिन कैंटीन में बैठे-बैठे दोस्तों के साथ ऐसे बातें-वातें करते हमने ऐसी डमी 4-5 लाइनें कुछ लिखी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से। 9th 10th से मुझे मुझे प्रॉपर ये राइटर्स वगैरह पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। चाहे वो शुरुआत मैंने की थी कुमार विश्वास, वसीम बरेलवी, बशीर बद्र, इन सब राइटर्स से और आगे-आगे की तरफ चलते रहे। तो वो कैंटीन से लेके फिर आगे की आगे आते रहे, तुकबंदी होती रही। बहर में मैं बहुत रिसेंटली आया हूँ, गज़लें लिखना प्रॉपर जो मैंने शुरू किया उसका क्रेडिट यहीं पे अनुकृति इन्हीं को ही दूँगा मैं, क्योंकि ये मुझे बहर में ले आई। मैं एक्चुअली ख़याल लिखता था, ओपन सिर्फ़ रदीफ़ काफ़िया मैच होना है, बहर में नहीं रहता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें लिखना चाहिए बहर में, तो इन्होंने सिखाया प्रॉपर हर जो डिटेल होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, जो छोटी-छोटी, उन पे काम किया और फिर उसके बाद सिलसिला चल रहा है बस इसी तरीके से। तो मालिक की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, उनका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था बट उनकी कैंटीन में जाकर इंस्पिरेशन मिल गई व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट जर्नी। अनुकृति, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बात करें, कोई कुछ गजल कोई कुछ लाइनें आपकी तरफ से इफ यू वांट टू से। मैं एक गजल ही सुना देती हूँ। ये थोड़ी मोहब्बत वाली गजल है। कोई बात नहीं। इरशाद। आदमी की बात हो रही है, अगर मोहब्बत की बात हो रही है तो बहुत बढ़िया। तो रातें जगी सपने बुने मैंने पिया तेरे लिए, रातें जगी सपने बुने मैंने पिया तेरे लिए, सबसे लड़ी झेले सितम जग के पिया तेरे लिए। ये तीरगी मतलब अंधेरा, ये तीरगी ही जिंदगी में साथ थी बस आज तक, ये तीरगी ही जिंदगी में साथ थी बस आज तक, अब रोशनी से जोड़े हैं रिश्ते पिया तेरे लिए। पिया तेरे लिए, वाह। और है कि तू खुश रहे तेरा जहां आबाद हो शादाब हो, खुश रहे तेरा जहां आबाद हो शादाब हो, ये उम्र भर मांगी दुआ रब से पिया तेरे लिए। वाह, और क्या शेर है, एक तृष्णगी मतलब किसी चीज को पाने की डिजायर। एक तृष्णगी मुझ में रही तुझसे मिलन की इस कदर, एक तृष्णगी मुझ में रही तुझसे मिलन की इस कदर, मैं छोड़ के सब आ गई मेरे पिया तेरे लिए। और मकता है कि दिल तो तबस्सुम का बड़ा नाजुक सा है ये जान ले, दिल तो तबस्सुम मेरा पेन नेम है, मेरा तखल्लुस है। तो दिल तो तबस्सुम का बड़ा नाजुक सा है ये जान ले, राजी है फिर भी टूटने को ये पिया तेरे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, राजी है। शुक्रिया। पिया तेरे लिए ये सबसे पसंदीदा गजल है मेरी जो अन्नू ने लिखी है, उनमें से सबसे अच्छी हमने गाना कंपोज किया था रिसेंटली, तो उसमें इसके 2 शेर मैंने इनसे उधार लिए हुए। ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये मैंने पिया तेरे लिए, ये रदीफ बहुत मानिक मुझे बताएं कि आपकी मतलब आप अनुकृति को इतने अच्छे से जानते हैं, उनसे बात किस तरह से, शी इज फ्रॉम रांची, नाउ लिविंग इन पुणे एंड यू आर फ्रॉम लुधियाना और चंडीगढ़ में पढ़े हो मुझे जहां तक पता है एसटी में, किस तरह से? बिल्कुल मेरी एक सीनियर है चंडीगढ़ की, मेरे कॉलेज की, एसडी कॉलेज की, जिनका नाम है शिवानी। तो वो रूवानी के नाम से लिखती हैं। तो उनको फॉलो करता था और वो इंस्टा लाइव वगैरह लॉकडाउन के बाद जैसे इंस्टाग्राम पे ज्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया था सबने, तो फिर उनके इंस्टा लाइव से एक दिन मुझे शौक था वैसे ही कि शाम को गिटार लेके और रात के टाइम पे बस बैठ के गुनगुनाते रहते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, शायरी वगैरह। तो उन्हीं के किसी लाइव पे एक बार कमेंट्स वगैरह में बात हुई अनु से, और एक दिन अनु का लाइव चल रहा था और मैंने बीच में रिक्वेस्ट भेज दी, ऐसे ही बस रैंडम जैसे होता है। तो ऑल्दो मैं इनसे बात करना चाहता था बहुत पहले से, बट हो नहीं पाई क्योंकि मैडम
फिलहाल काफी लिखने में बिजी थी, तो इस वजह से तो बहुत तो रिसेंटली बस हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, बहुत काफ़ी रिसेंटली। रिसेंट है, मतलब मुझे लगता है कि हमें 2 महीना हुआ है एक-दूसरे को जानते हुए, तो लॉकडाउन की वजह से। हाँ और राइटिंग कम्युनिटी में एक्चुअली ऐसा हो ही जाता है कि आप लोगों की मदद करते हैं या लोग आपको जानने लगते हैं। अगर आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे सीखने आएँगे, तो इस तरह से आपकी दोस्ती बढ़ जाती है फिर, और कुछ लोगों से फिर क्लिक हो जाता है, तो वही हुआ मेरे और मानिक के साथ। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़कर लॉकडाउन में आपकी दोस्ती हो जाती है एंड सर्वानी स्टार पे मुलाकात हो जाती है कि ना वो भी मैं इसका पूरा क्रेडिट इसी को दूंगी। मैं एक्चुअली मैं बहुत कैमरा शाई हूँ। मुझे ये मैंने डांस काफी किया है बचपन में स्टेज पे, बट ये पोएट्री ऐसे भी मेरे लिए नई थी बहुत, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके लिए कभी भी स्टेज पे चढ़ पाऊंगी, इसलिए मैंने ओपन माइक्स पे कभी नहीं किया। मुझे बहुत बोला गया, बट पर इसने मुझे इतना बोला, नहीं तुम एंट्री भेजो, नहीं तुम एंट्री भेजो, फिर मैंने भेजी थी। फिर चलो अच्छा ही हुआ कि भेजी। तो बहुत ही मुझे अच्छी काफी लिखी हुई गजलें इनकी पसंद है। एक मतलब यहाँ पे इन्होंने नहीं सुनाई, मैंने 1-2 गजलें इनकी कंपोज भी की हैं और बहुत जल्द वो आएंगी भी बाहर। हमारा बैंड उनको रिलीज करेगा किसी ना किसी तरीके से। इनकी लिखी हुई गजलों को मुझे बहुत ही पसंद है, इनकी राइटिंग, तो इसी वजह से ये आगे बढ़ी दोस्ती। ओके। बहुत ही अच्छा। एक तरफ से अनुकृति हैं जो सर्वानी स्टार होल्डर हैं जिन्होंने ओपन माइक कभी नहीं किया, जब भी कभी परफॉर्म नहीं किया। एक तरफ से हमारे पास पलक हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया, उनका एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा है। तो पलक मुझे बताओ, आपके एक्सपीरियंस पोइट्री के साथ और सर्वानी स्टार में अपनी एंट्री देने के लिए किस तरह से, मतलब आपको क्या लगा कि हाँ आई एम रियली एक्सपोज टू दिस, मैं तो करती रहती हूँ परफॉर्म, मेरे लिए एक वीडियो भेजना नॉट अ बिग थिंग, तो आपने कैसे मतलब इसको लिया? सो बेसिकली मैं लॉकडाउन के टाइम पे मैंने स्टार्टिंग से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। और मैं मुझे भी एक्चुअली ज्यादा मोटिवेट मानिक ने किया था कि तुम अपनी वीडियो भेजो। तो हमारी मेरी और इनकी मुलाकात एक ऐसे लाइव पे हुई थी जहाँ मैं लाइव होस्ट कर रही थी और ये परफॉर्म कर रहे थे। मैं एक पेज के लिए लाइव होस्ट कर रही थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम एक बार ट्राई तो करो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मुझे काफी लोग बोल रहे थे कि तू घर में बैठी है, ये सब तो कर सकती है। तो मैंने फिर ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस बनानी चालू की और अभी वही करती रहती हूँ। मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक मुझे अच्छा लगा, आई जस्ट पिक दैट अप और मैं उस पर कुछ लिख के वीडियो बना के फिर मैं अपलोड करती हूँ। अच्छा, मानिक कब आपकी तरफ चलते हैं, मुझे बताएं कि सबसे पहले सर्वानी का एसोसिएशन आपके साथ पुराना भी है, बहुत नया भी है। मतलब इस तरह से एसोसिएशन है आपका कि आपने हमारे रिसेंटली सर्वानी जो ऑनलाइन ओपन माइक पे परफॉर्म किया, ठीक है, आपने उससे पहले अपनी वीडियोस भेजी थी सर्वानी के यूट्यूब चैनल पे फीचर होने के लिए। मतलब किस तरह से यू बिकेम एसोसिएटेड विद सर्वानी, किस तरह से आपकी जर्नी हुई? जब मैंने मार्च 2019 में मैंने पेज बनाया था, 18 मार्च के आसपास, और दोस्तों ने कहा कि ठीक है करो, तो आसपास हम देखने लगते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन सी ऐसी लोग हैं जो ओपन माइक्स कंडक्ट करते हैं जहाँ पे हम जाके बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। तो वहां मुझे सरवानी का रेफरेंस मिला कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चंडीगढ़ वाले एरिया में इस तरीके से काम कर रही है, तो पंजाब में खास करके। तो फिर उसी चीज के लिए मैंने वहां से मुझे ईमेल आईडी मिली। मैंने 1-2 अपनी वीडियोस उनको सेंड किए आपके पेज पे, और मेरी खुशकिस्मती है कि उनको पसंद आ गई जो लोग जिन्होंने देखी, और उन्होंने अपलोड भी की। तो इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ। मैं ये मतलब सर्वानी की तरफ से बताना चाहूंगी कि जब सर्वानी का ओपन माइक हुआ ऑनलाइन, मानिक वाज द मोस्ट लव्ड परफॉर्मर देयर। सबसे ज्यादा अगर किसी को एप्रिसिएशन मिली, इवन हमने कहा कि रिमेम्बर कि हमारी आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई बीच में, एंड देन अगेन वी जॉइंड इन एंड दे वांटेड हिम टू ओनली कंटिन्यू एंड परफॉर्म, नहीं करे। जब ये पूछ रहे थे कि अच्छा मैं और 5 मिनट ले सकता हूँ, तो किसी ने नहीं कहा नहीं नहीं हमारी चांस आनी है, हमें 2 मिनट परफॉर्म करने के लिए 5 मिनट। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सबसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, नेवर मेट, बट आई थिंक ऐसा लगता है कि आप जब भी कम्युनिटी राइटर्स की कम्युनिटी आ जाती है तो बहुत अपनी अपनी लगने लगती है। आई थिंक ये सर्वानी की वजह से
कभी कोई राइटर से मिलते तो आपको लगता है कि आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या एक बैकग्राउंड बहुत सिमिलर हो जाता है। उससे पहले कि मैं चाहूंगी पलक, कुछ लाइंस आपकी तरफ से, कुछ जो आप इस टाइम पे गुनगुनाना चाहो या किसी तरह से बोलना चाहो। ये मेरी एक्चुअली रीसेंट ही बोलूंगी। ये जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था आई गेस 11th-12th में, तब मैंने ये लिखा था। तो अगर इसमें कुछ गलती होगी तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तुम्हारी मेरी मोहब्बत में फर्क है, तुम्हारी मेरी मोहब्बत में फर्क है, तुम्हें शायद सिर्फ मेरे आई लव यू से प्यार है, लेकिन मुझे उस हंसी से और हंसते हुए तुमसे, उस गाने से और उस गाने को गाते हुए तुमसे, उस गुस्से से और उस गुस्से में मुझे घूरते हुए तुमसे, उस बारिश से और उस बारिश में मेरे साथ भीगते हुए तुमसे, मेरे नाम से और उस नाम को लेते हुए तुमसे, उस इकरार से और उस इकरार को करते हुए तुमसे, बहती हवाओं से और उनमें मेरी जुल्फों से खेलते हुए तुमसे, तुम्हारी खामोशी से और उन बहुत कुछ बोल देने वाली आंखों से। तुम्हारी मेरी मोहब्बत में फर्क है, तुमको सब पसंद है और मुझे इस भीड़ में मोहब्बत भी है, तो सिर्फ तुमसे है। वाह, वाह, सिर्फ तुमसे। बहुत ही अच्छा लगा। और ये आपने 11th में लिखी है पलक। आई एम अमेज्ड। 11th-12th। मुझे ये जानना है, आज शिवानी स्टार की बात कर रहे हैं, यू आर अ राइटर एंड यू ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। मुझे ये जानना है, मैं पर्सनली थोड़ा बहुत लिखती हूँ बट मैं आपकी कैटेगरी में नहीं आती, तो आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि क्या इतनी मोहब्बत भरी शायरी, प्यार में डूबे हुए, प्यार में कुछ हारे हुए राइटर्स, ये कहाँ से आते हैं? ये सच में इतना दिल टूट जाता है, या अपने आप को किस तरह से आप अपने आप को एक पोजीशन रखते हैं टू राइट दिस, टू कंटिन्यूअसली इन लव, or feel betrayed in love? Like there are two kind of writers that I've come across जो हमारे ओपन माइक्स में आते हैं। या तो वो प्यार में डूबे होते हैं या वो प्यार से भाग चुके होते हैं। वो कहते हैं प्यार ने मेरा दिल तोड़ दिया है, प्यार नहीं चाहिए। तो मतलब क्या स्पेस ऑफ माइंड होती है? पलक, सबसे पहले मैं ना ये आपकी पोएम के ऊपर आऊंगी कि तुमसे सब कुछ जो भी आपका था एक्सपीरियंस शेयर, उससे पहले मैं मानिक के पास जाना चाहूंगी। लफ्ज मेरे बात तुम्हारी, कितनी बात मानिक तुम्हारी अपनी होती है और लोगों की होती है आपकी पोइट्री में? ये इसका आंसर मुझे चाहिए। मेरी जो आमतौर पर जितना भी मैंने लिखा है उसमें मेरी बातें बहुत कम है। अगर मैं खुद की बात करूं, जो मेरे खुद के अपने किस्से हैं वो मैं शायद शेयर करता भी नहीं हूँ, वो कुछ एक लोगों को ही पता है और उन्हें खास तौर से चिट्ठियों के रूप में दोस्तों को भेजता हूँ, बस जो कुछ संभाल के रखे हुए हैं। बाकी बातें सब आसपास की हैं, मेरे दोस्तों की। मेरे दोस्त है बहुत खास, साहिल, उसकी जिंदगी पे मैंने बहुत लिखा। उसके जितने भी ब्रेकअप होते थे, पैचअप होते थे, उसके बारे में मैं लिखता था। इसी का सवाल जानना चाह रही हूँ मानिक। ब्रेकअप किसी और का हो रहा है, दिल किसी और का टूट रहा, और शायर अपनी कलम से उस दर्द को बयां करने के लिए क्या मेंटल स्पेस क्या होती है उस टाइम पे? क्या सोच रही होती हो? क्या मेरा अपना दिल टूट जाए? किस तरह से, मैं ये जानना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से एक राइटर जो भी राइटिंग करना चाहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या स्पेस होनी चाहिए आपकी जब आप लिखें। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं ये यहाँ पे अनुकृति हैं शायद इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से कि अगर किसी ने कोई गजल के फॉर्मेट में कोई चीज लिखनी है या कोई ऐसा लिखना है जैसे कि उर्दू शायरी, उर्दू अदब में आजकल लोग पढ़ रहे हैं, तो इस सब में लिखने से पहले बहुत जरूरी है अच्छे से पढ़ना। नए राइटर्स को, पुराने राइटर्स को, क्लासिकल पोएट्री पढ़नी, या जो उसके पहले के जो शायर हैं, जो आज की शायरी हो रही है, उनको पढ़ना, उनको समझना, जिस तरीके के वो वर्ड्स यूज करते हैं, जिस तरीके के एक्सप्रेशन यूज करते हैं, चाहे पेन को डिस्क्राइब करने के लिए, चाहे खुशी को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टोरी को डिस्क्राइब करने के लिए, कैसी कैसी हम शायरियां आजकल सुन रहे हैं, उन सबको अपने अंदर एक बार बसा लेना, याद कर लेना। तो जब फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हम अपने पास देखते हैं तो वो खुद ब खुद वो कॉपी पे आ जाता है, वो पेन के आ जाता है। हमें उस पर जोर नहीं लगाना पड़ता कि ये मेरे साथ हो रहा है और मेरा दिल टूटा है। हम उसके पेन को, उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते भी हैं तब भी हमें समझ आती है वो बातें। तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी को लिखना है तो सबसे पहले जरूरी है कि वो बहुत बहुत ज्यादा पढ़े।
बिल्कुल मानिका, आई थिंक बहुत जरूरी है कि अगर आप लिख रहे हैं तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आई थिंक आपका विजन भी एक्सपैंड होता है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, बहुत एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपने फील नहीं किए होते, बट जब आप पढ़ते हैं तो यू नो रिलेट टू दैट एंड आप फील कर सकते हैं। बट यू नो सरबानी में हमेशा मेरी ये परेशानी बहुत रही है कि सब हर कोई सिर्फ मोहब्बत के बारे में बात करना चाहता है। मतलब ये सबका फेवरेट टॉपिक है। अनुकृति कह रही है नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है अनुकृति, नहीं, मैं करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पाती हूँ। ये अलग प्रॉब्लम है। मेरे को याद है कि सरवानी स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएटिव ये था कि हम सरवानी के जरिए पोइट्री के थ्रू एक ऐसी बातें आगे सामने लेके आए। हम यू नो औरतों के बारे में बात करते हैं, बच्चों के बारे में, सेक्सुअल अब्यूज के बारे में, LGBT कम्युनिटी के बारे में, फैट शेमिंग के बारे में। बहुत सारी ऐसी पोइट्री है जो हमारे प्लेटफॉर्म में हम प्रमोट करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो और टॉपिक्स पे बात करते हो। यू नो हर बहुत ही ज्यादा हमारा सैचुरेट हो गया है हमारी पोइट्री सोसाइटी, जहाँ पे सिर्फ प्यारी प्यारी बातें हैं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ पोएट कितना लगता है कि कितना ठीक है कि सबसे ज्यादा इतना मतलब आप सब लिखते हैं, मुझे पता आपकी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से स्टार्ट हुई है, तो कितना ये मतलब कितना मोटिवेशनल है आपके लिए कि प्यार के बारे में लिखना, और कितना रोल प्ले करता है आपकी राइटिंग में यू नो लव बेसिकली, चाहे उसकी आप प्यार में लिख रहे हैं, प्यार में से बाहर लिख रहे हैं, प्यार के अगेंस्ट लिख रहे हैं, दैट्स नॉट माय कंसर्न। अनुकृति मुझे आपसे ये पहले मैं आपसे इसका आंसर लूंगी, मुझे बताओ कि आप लिख नहीं पाते बट लिखना चाहते हो, तो फिर कैसे मतलब क्या एक ज्यादातर लिखते हो? ऐसा कोई मेरा कोई हार्ट ब्रेक का भी इश्यू नहीं है। मैं लिखना चाहती हूँ क्योंकि मतलब मैं अभी तक जितना लिखती हूँ, मैं या तो जिंदगी के बारे में ज्यादा लिखती हूँ, फलसफे के बारे में ज्यादा लिखती हूँ। मैं चीजें लिखती हूँ जो कि यूनिवर्सल हो चुकी हैं, जो चीज आप फील कर सकते हो। जैसे लोग नॉवेल्स लिखते हैं तो आप कनेक्ट करते हो वो सब बातों से, मैं वैसी चीजें लिखती हूँ जो सब कुछ सबको ही कनेक्ट कर सके। बट मेरा ये खुद से कंप्लेन है कि मैं कभी मोहब्बत पे नहीं मैंने 2-3 गजलें लिखी हैं, जिसमें 2 गजलें हैं जो पूरी मोहब्बत पे है और 1-2 शेर है जो मेरा हाँ अच्छा मोहब्बत पे है। बट ऐसे में अगर मुझे कोई कहे कि मोहब्बत पे लिखो या मोहब्बत से करो कुछ या मोहब्बत के अगेंस्ट लिखो, मोहब्बत का मेरा है ही नहीं, जॉनर ही नहीं है। मुझे लगता है मैं ना अगेंस्ट लिख पाती हूँ ना मैं उसके फॉर लिख पाती हूँ। तो मुझे नहीं पता ये और मुझे नहीं लगता है कि हार्ट ब्रेक बहुत जरूरी है लिखने के लिए। मैंने भी बहुत कम गजलें हैं जो मेरी लाइफ पे बेस्ड हैं, ऐसा कुछ लिखा हो। आसपास जो ऑब्जर्वेशंस आप कर पाते हो, मुझे लगता है मैंने उसी पे ज्यादा लिखा है। तो फिर लगता है कि प्यार बहुत मेजर रोल प्ले करता है मेरी राइटिंग में। अब मुझे नहीं पता वो बाकी लोग इस बात को कैसा फील करते हैं, बट मुझे लगता है मेरी राइटिंग में जो मैं दुनिया में ऑब्जर्व करती हूँ मैं बस वही लिखती हूँ। अभी जैसे मेरा एक शेर था, बस एक शेर लिखा था मैंने कि मुझे क्वारंटाइन में ऐसा हो गया कि कहीं कुछ ऑब्जर्व करने को है ही नहीं, अब मैं क्या लिखूं। मतलब बहुत राइटर्स ब्लॉक हो गया मेरे को, और मेरे को ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ लिखती रहनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे लिखना बस पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे आज नहीं लिखा, ठीक है क्यों नहीं लिखा। तो फिर मैंने एक शेर लिखा था, यहाँ सब बंद है मुझको घुटन होने लगी है अब, यहाँ सब बंद है मुझको घुटन होने लगी है अब, मुझे बाहर निकालो बस मुझे एक शेर कहना है। शेर कहना है, वाह, मुझे बाहर निकालो। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो शेर हैं वो बाहर के ऑब्जर्वेशन या लोगों को ऑब्जर्व करने या लोगों की कहानियों पे ज्यादा होते हैं। तो मेरी राइटिंग में मोहब्बत रोल प्ले ज्यादा नहीं करती है। बिल्कुल अनुकृति, आई थिंक इसी की वजह से सरबानी स्टार का टाइटल आप सब पे बहुत ही फिट बैठता है। पलक की पोइट्री माँ जो उन्होंने सरबानी स्टार के लिए भेजी। पलक मुझे बताओ कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और टॉपिक्स के बारे में लिखना। उससे पहले मैं सबको ये बता दूं जो भी ये देख रहे हैं कि हम मोहब्बत के अगेंस्ट नहीं है, हम ये बस ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव। पहली बात आपको ये बता दूं कि किसी भी चीज के लिए लिखने के लिए, चाहे वो अपनी मदर के लिए हो या अपनी सोसाइटी के लिए, आपको उससे मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी चीज से प्यार नहीं है तो फिर कंसर्न नहीं आता, और कंसर्न तो फिर आपकी कलम में कभी नहीं आ सकता वो। तो ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तुम मुझे छोड़ गए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका, उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है। और मैं ये इसलिए स्पेशली जो यंग राइटर्स हैं जो ये देख रहे होंगे, जो सरबानी को फॉलो करते हैं या सरबानी के यूट्यूब चैनल पे से देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम
और चीजों पे लिखेंगे तो शायद और बेहतर लिख सकेंगे और बहुत ही कई नई आइडियाज के साथ लिख सकेंगे। पलक, अपनी पोइट्री माँ के बारे में बताओ जो आपने सफारी स्टार के लिए भेजी, और वैसे अपनी जर्नी एज अ राइटर और टॉपिक्स के बारे में कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा कुछ। तो मैं पहले मेरी माँ वाली पोएम के बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली मेरे डैड अभी यहाँ पे पोस्टेड नहीं है। एज आई सेड, मेरे डैड एक फौजी है। तो बहुत सारा टाइम ऐसा गया मेरा कि वो मेरे साथ नहीं होते थे। उनको एक्चुअली उनकी पहली प्रति कंट्री है। तो बहुत सारा टाइम मेरा ऐसा गया कि मैं और मम्मी थे एक दूसरे के साथ। मतलब कुछ भी होता था तो आई न्यू कि मुझे एक ही खान के पास जाना है, उन्हीं को बताना है। तो चाहे स्पोर्ट्स डे है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, यहाँ तक कि फादर्स डे पे भी मैं पापा को नहीं मम्मी को विश करती, बिकॉज शी हैज प्लेड बोथ द रोल्स फॉर मी। तो उनके लिए वो पोएम मैंने इसलिए लिखी थी कि सिंस अगेन क्वारंटाइन था और मुझे खाना वाना इतना अच्छे से बनाना नहीं आता, तो अब मैं वो केक वगैरह तो बना नहीं सकती थी। सो आई थॉट कि मैं सबके लिए लिखती हूँ, मैं ऑलमोस्ट हर चीज पर लिख ही लेती हूँ। मैंने सोचा कि मैं ये एक पोएम लिखना चाहती हूँ अपनी मॉम के लिए। मैंने कभी उनके लिए इतना कुछ लिखा नहीं था, मान लो एक दो शायरी लिख दी होगी, बट मैं इतना कुछ लिख नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि इस मदर्स डे आई गिव हर दिस वन सरप्राइज इस पोएम के फॉर्म में। और जब मैं उनके पास गई, मैंने वो पोएम सुनाई, ऑल आई कुड सी वाज कि वो मतलब एकदम रो दी वो अचानक, मतलब शी जस्ट क्राइड। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एज अ फौजीज वाइफ वो इतनी स्ट्रांग रही है थ्रू आउट कि कभी उन्होंने हमें ये फील नहीं होने दिया कि मतलब पापा नहीं है और तुम लोग ऐसे हो। नहीं, उन्होंने हमेशा दोनों का रोल प्ले किया। तो आई थिंक मेरी नजरों में वो इस पोएम से ज्यादा डिजर्व करती हैं। बट अभी फॉर टाइम बिंग जितना मेरी हैसियत है उसके हिसाब से आई गेस ये पोएम ही थी जो मैं उन्हें मदर्स डे पे दे पाई। तो ये पोएम सिर्फ मैंने उन्हीं के लिए डेडिकेट की। कुछ और अलग हम्म, अपनी पोएम से कुछ लाइनें। मैंने एक स्टार्ट किया था, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट मैंने ये लिखा था कि एक तेरा ही प्यार सच्चा माँ, बाकी रिश्तों में ना शर्तें बहुत थी। तो इट वाज बेसिकली कि जितने और रिलेशंस होते हैं, मान लो भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, हर जगह वहां पे एक स्वार्थ आ जाता है, एक सेल्फिशनेस रहती है थोड़ी सी। बट एक मम्मी होती है जो सेल्फलेसली शी कैन लव यू लाइक एनीथिंग। उनको फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या हो, क्या करके आए हो। एज इन मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बहुत ज्यादा मिस्चीवियस हूँ, मैं बहुत मस्ती करती हूँ। तब भी उन्होंने कभी मुझे ऐसा रोका नहीं कि तुम लड़की हो तो तुम बैठ जाओ। नहीं, उन्होंने मुझे सारी छूट दी। और शायद आज इसी की वजह से जो इंसान मैं हूँ और जैसे भी मैं हूँ, आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू हर सोली। बिल्कुल सेम फॉर मी, ऑल टू माय मदर। मेरे पापा मतलब मेरे पापा भी कोल फील्ड्स में है, तो हम कभी उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता था। तो अब मेरे स्टडीज बार बार शिफ्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि स्कूल इतना बार शिफ्ट करना बहुत इशू था। तो मैंने भी मतलब अपने मेजर जो 4th से 12th तक मैं सिर्फ अपनी मदर के साथ रही। तो मैं जो भी हूँ, जितनी भी मैं पढ़ने में अगर अच्छी थी या नहीं अच्छी थी या अभी जैसी हूँ, पूरा मेरा कैरेक्टर मेरे मुझे लगता है मम्मी की वजह से है। पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब होना होता मतलब ऑब्वियसली अब जॉब करते हैं तो नहीं हो पाता है। अनुकृति, आई थिंक पलक ने बहुत ही अच्छी बात की, माँ का ही रिश्ता है जिसके में शर्त नहीं है, शर्त नहीं। और बेपनाह मोहब्बत करता है। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि मानिक, अब हम बिफोर वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स, आप क्यों नहीं हमें कोई गाना अपने गिटार से प्ले करके परफॉर्म करते, so that people can know कि मानिक एक अच्छे कुक भी हैं, मानिक लिखते भी बहुत अच्छा है, मानिक भी हैं, मतलब मानिक एक ऑलराउंडर है हमारे सरवानी स्टार में, द ओनली मेल कंटेस्टेंट जिन्होंने टाइटल जीता है, एंड इज ऑलराउंडर। तो मानिक प्लीज अगर आप कुछ परफॉर्म कर सकें। देखो, यहाँ पे ना मेरे से बहुत बेहतर जो एक सिंगर है वो अनुकृति यहाँ पे बैठी है, बिल्कुल ऐसे शांत, और कुक भी। मतलब इनकी ना वीडियोस एडिट कर करके दूसरे दिन उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया होता है नया, तो मुझे बड़ा पसंद है इनका। मैंने आजकल अपना फूड पेज भी खोल लिया है और खाना बनाने का भी काफी शौक है मुझे, तो क्वारंटाइन का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो आपकी फ्रेंडशिप है, और जिस तरह से क्यों नहीं एक डुएट हो जाता, व्हाई डोंट यू परफॉर्म अ सॉन्ग टुगेदर। जैसा भी, आई होप सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, वही अब बस होप कर रहे हैं यहाँ पे।
नहीं, अपना ध्यान रखो पलक, वी वांट यू टू कीप शाइनिंग लाइक अ स्टार, और अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, निकलना नहीं है बाहर। इससे पहले कि आई थिंक वी आर गेटिंग रेडी, मुझे एक लाइक गिव मी अ थम्स अप व्हेन यू आर रेडी। वैसे मैं पलक से थोड़ा सा हालचाल पूछ लेते हैं। पलक, डेफिनेटली आई थिंक साउथ बॉम्बे में रह रहे हो आप? हाँ हाँ, साउथ वहाँ पे बॉम्बे। केसेस नहीं है इतना, आई थिंक दैट रिलेटिवली। इधर पे बेसिकली बिकॉज इधर सारे वो बिग शॉट रहते हैं, बिजनेसमैन वगैरह, तो उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम है जो यहाँ पे भी स्लम्स है, बट इनको निकाल दिया गया, इनको इवैक्यूएट किया है। नंबर ऑफ केसेस मोर देन 10,000 केसेस है हाँ, सो वो जो केसेस मोस्टली आए वो थाने उस साइड में, जो ये थोड़े लोग लाइक बहुत छोटे एरियाज हैं, वहाँ पे ज्यादा है। तो वो जितने बाहर से माइग्रेंट्स आए थे वो लोग रहते थे वहाँ। तो अब ऐसा है कि इधर के चीफ मिनिस्टर को भी कुछ समझ आ नहीं रहा, ही नॉट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और हमारा ऐसा है, सिंस वही एक प्रिविलेज है कि हम लोग एक अच्छी जगह रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर, तो हम सेफ है। बाकी तो लेट्स, आई एम जस्ट होपिंग कि सब ठीक हो जाए। नहीं, आई थिंक ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। मैं खुद पुणे में मैं अभी अनुकृति, मैंने खुद पुणे में से हमें मैंने पुणे में मैं थी बेसिकली, चंडीगढ़ से मैं पढ़ रही हूँ, और मैंने जाना था मुंबई पलक आपकी जगह। ओहो। मेरी इंटर्नशिप थी रिपब्लिक में। अगर आप किसी को मैं वैसे बताऊँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल इंटरव्यू की फॉर्म में आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ मास्टर में। तो बेसिकली मेरा तो वो तो उन्होंने कहा कि आप रुक जाओ, जहाँ पे हो वहीं रहो, हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। बट यू नेवर नो, आई थिंक दे माइट कॉल अस नेक्स्ट 15 days, यू डोंट नो। मानिका, यू सेट? हाँ बिल्कुल। ओके अनुकृति? यस। नहीं, तो एक बात है पहले कि तब रिश्ते का अपनापन बयां होता है जब बच्चे का पहला लफ्ज ही माँ होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझू, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझू, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। बस एक छोटा सा उसमें से पीस है। अब अन्नू कुछ सुनाओ, कुछ अच्छा सा तरफ से एक। मतलब आज पूरा आउट ऑफ कंफर्ट जोन वाला काम सब करना है मुझे, बट ठीक है चलो, मैं एक कलंक का टाइटल ट्रैक गा देती हूँ, आजकल मेरा वो फेवरेट चल रहा है। बिल्कुल। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी मैं तेरी, तू मेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। बहुत बहुत थैंक यू।
सिंगिंग कॉन्टेस्ट भी करते तो रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलते हैं। बहुत मतलब इससे पहले कि हम इसे एंड करें सेशन को, बिकॉज वी हैड अ आइडिया ऑफ शेयर आइडिया फ्रॉम वेयर यू गाइस आर, क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कैसे स्टार्ट किया। मैं चाहूंगी कि आप अपने पोइट्री के बारे में कुछ बताएं और अपनी फेवरेट किसी की लिखी हुई है पोएम या अपनी खुद की है, उसको बताएं, उसके साथ वो शेयर करें सबके साथ, so that people can know what is your taste is like in poetry, and थोड़ा सा मतलब कुछ अपने बारे में, बिकॉज हम ये ब्रीफ सेशन चाहते हैं, ज्यादा लंबा नहीं चाहते इसे, ठीक है, बिकॉज हमारी कोशिश है कि आप सब इन जो भी सरवानी स्टार के तीनों को इंस्टा लाइव पे सरवानी पे आप यू कैन फाइंड देम वीकली। नेक्स्ट वीक आपको ऑल्टरनेट डेज पे विल कम लाइव एंड परफॉर्म, so that you will know that कौन है जो जीते हैं, and you will know them better। उससे पहले कि मैं सबसे पहले जाऊंगी, मैं पलक अपनी कोई बहुत फेवरेट कोई भी नज़म हो, कोई गजल हो, कुछ भी जो आपको पसंद है। तो मैंने अभी एक पोएम लिखी थी, एज आई सेड कि मैं काफी ज्यादा डिसहार्टन थी यहाँ से जो लोग जा रहे थे पैदल। तो उस दिन मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक पे जहाँ पे वो इंसान मतलब वो ऐसा होगा ना हेल्पलेस था। फिर एक और वीडियो था जहाँ एक बच्चा था और अपनी माँ को उठा रहा था एंड शी वाज नो मोर। तो तब मैंने एक पोएम लिखी थी और वो काफी ज्यादा लेवल पे मतलब फेमस हो गई और वो मतलब काफी लोग मेरे पास उसके बाद आए मतलब काफी जगह से। तो आई थिंक वो पोएम मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। वो रास्ते को अपने लंबा चौड़ा होने पे बहुत घमंड था, उस रास्ते को अपना लंबा चौड़ा होने पे बहुत घमंड था, उस गरीब के बच्चे ने इसे पैदल चलकर ही नाप लिया। अब रास्तों पर आइसक्रीम बेचने वाला कोई नहीं, अब सड़कों के किनारे नंगे पांव दौड़कर सिग्नल पे वो गुलाब बेचने वाला कोई नहीं, तुम्हारे घर को चमकाने वाला कोई नहीं, तुम्हारे उस बड़े से घर की रखवाली करने वाला कोई नहीं। सड़कों पे चल दिए हैं नंगे पांव भूखे प्यासे घर की ओर, अपने बीवी बच्चों को ला दो। उस नन्ही सी जान की आंखों में नींद और मन में ये सवाल, पापा ये घर आता क्यों नहीं है? इस इमारत के एसी वाले बड़े कमरे में रहकर तुम ये बड़ी आसानी से कह रहे हो कि जिंदगी बेकार है, एक अजीब सी बोरियत छा गई है। उसी इमारत को बनाने में अपना खून पसीने बहाने वाला वो मजदूर आंखों में बिखरे हुए सपने लिए शरीर पे बेबसी की चादर ओढ़े पाँव में मजबूरी के छाले लिए चल दिया है। वो चल दिया है अपने गांव अपने घर। वो बेसहारा सा उस कुर्सी की ओर देखता है, हाँ वही कुर्सी जिसने उससे तमाम वादे किए थे। उसे जख्मों का दर्द नहीं, उसे अपने उन जख्मों का दर्द नहीं साहब, उसे तुम्हारे वादे तोड़ने का दर्द ज्यादा है। खैर तुम क्या जानो, खैर तुम क्या जानोगे, तुमने भरपेट रोटी खाई, बत्ती बुझाई, एसी चलाई। उस मजदूर के बेटे के आंखों में वो आंसू याद है? तो तुम बताओ यार, तुम्हें हर रात नींद कैसे आई? वो एक ऐसे सफर में है जहां उसके कदम नहीं उसका दिल थक सा गया है, जहां आंखें घर देखने को तरस गई है, हाँ वही घर जिसे चलाने को वो शहर की तरफ दौड़ आया था। अब वो वापस नहीं आएगा, तुम कितना भी बुलाओ वो वापस नहीं आएगा जिसने शहर की चकाचौंध में 4 चांद लगा दिए थे। हर 5 साल में जो तुम झूठे वादे करके इनके वोट ले जाते हो, आज जरूरत पड़ने पे तुम नई नई तरह की स्कीमें बता रहे हो। भूखे प्यासे घर निकलने को वो आज मजबूर है, भूखे प्यासे घर निकलने को वो आज मजबूर है। इस समय में वो मुजरिम बेकसूर है, हाँ वो इस शहर का बेसहारा बेबस मजदूर है। वाह बहुत वाह। बहुत वाह मैं एक सेकंड लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं, इसकी शायद बैटरी डेड होने वाली है। जस्ट एक 1 सेकंड। बहुत खूबसूरत। मतलब बेसिकली आज की रियलिटी इतनी बुरी है और हमारी सोसाइटी में जो आज चल रहा है स्पेसिफिकली माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर, आज एक रिसेंटली वीडियो मैंने देखी जहाँ पे मदर की डेथ हो गई ट्रैवल करते हुए, एंड वो रेल ट्रैक के बिल्कुल पड़ी है और वो बच्चा उनके खेल रहा है, उनके कपड़ों का खींच रहा है कि माँ उठ जाएगी, एंड उसको पता ही नहीं है कि डेथ हो चुकी है।
ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरीज हमारे सामने आ रही है, इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी मतलब किस तरह से हम लोग कहाँ जाके हेल्पलेस हो जाते हैं। बिल्कुल ही आप देख रहे हैं, और इतने लाखों लोग जो मतलब ऐसी जगह गांव जा रहे हैं अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, बिकॉज उनको कोई फैसिलिटी नहीं है उनके पास। एंड डेफिनेटली इसको देखकर जो आपने लिखा है बहुत ही जरूरी है कि हम इसको दोबारा अपने सोचे, अपने जहन में ये चीज लेके आए कि हम कहाँ गलत हो गए एज ए सोसाइटी, कि हमारे पास इतनी बुरी हालत हो गई कि कोई 2 दिन का सफर ट्रेन में आज इस देश में करते हुए मर कैसे सकता है। मतलब 2 दिन का भी सफर नहीं था, और उसमें एक औरत क्या रीजन थे कि एक औरत की ऐसे डेथ हो जाती है, क्या उनको खाना नहीं मिला, क्या ऐसा हीट स्ट्रोक हो गया, क्या फैसिलिटीज नहीं थी, कौन सा 10 दिन का सफर था, मतलब ऐसा क्या हो जाता है। और ऐसी कम से कम एक है। हाँ ऐसे माहौल में पता है होता क्या है कि हाँ नहीं, बेसिकली अगर कोई अमीर होता, कोई अमीर इंसान होता, जैसे इरफान खान थे, ऋषि कपूर की डेथ हुई, तो उनकी नेचुरल कॉज से डेथ हुई, लेकिन पूरा पूरा ना देश शोक मना रहा था। पर उस गरीब की मौत हुई तो शायद बहुत ही कम टीवी चैनल थे जहाँ पे वो हाईलाइट होकर आया था। तो आज जो हमारे कंट्री की कंडीशन है, मैं बिलीव करती हूँ कि गरीब की जो जिंदगी होती है ना, वो बहुत ही मामूली होती है किसी के लिए। क्योंकि पता नहीं क्या, ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि जो गरीब इंसान होता है उसकी जिंदगी शायद इतनी वैल्यूबल नहीं होती। जैसे गरीब का ही बच्चा क्यों देश के लिए जाकर लड़े, या क्यों वो ऐसे ऐसे काम करे, एक अमीर का बच्चा क्यों नहीं कर सकता, समवन हु इज वेल टू डू, वो क्यों नहीं बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा कर सकता। तो अब वही ये आइडियोलॉजी बिल्डअप होती जा रही है कि मतलब सोसाइटी के कुछ लोग ही ये काम करेंगे, और इसी वजह से जो ये एक डिस्पैरिटी आ रखी है, उसी को लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और ये जो बीमारी है, इस बीमारी का इतना खौफ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिल्डिंग में एक आंटी को मतलब जस्ट उनके सिम्टम्स थे, पॉजिटिव भी नहीं थी, एंड लोगों ने मतलब उनकी एक छोटी सी बेटी थी, वो बालकनी में खड़ी रहती थी एंड पीपल वोंट टॉक टू हर, मतलब वो खड़ी रहती थी बस। तो तब मुझे लगा कि मतलब वो बच्ची है, अकेली है, उसकी माँ वहां पर है, अभी क्या सीन है कुछ नहीं पता, एंड देयर इज नो वन टॉकिंग टू हर। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि ये डिजीज इतनी डेडली है कि लोगों के अंदर से, बीमारी तो खैर ठीक है, लोगों के अंदर से इंसानियत तक मार चुकी है। तो इंसानियत नाम की तो चीज मुझे कहीं दिख ही नहीं रही यहाँ पे। एक्चुअली में रियलिटी जब क्राइसिस सिचुएशन आता है ना, तब पता चलता है कि कौन इंसान किस। और अगर आज सोसाइटी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी है, लोग बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, बट वो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि लोग जो हैं ये मतलब अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, मतलब मुझे लगता है ये काफी दिन चलेगा, काफी महीनों तक। मुझे बस लगता है ये जो 6 महीने हैं या जो 6-7 महीने होंगे, ये लोग याद रखें कि हमारे साथ ये हुआ। हमारे देश में एक ऐसा समय आया जहाँ पे मजदूरों को पैदल चलना पड़ा, लोग मर रहे थे और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। हमारे मंदिर बंद थे पहली बार इस देश में, जो मंदिर मस्जिद हर चीज प्लेस बंद था, जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मुझे बस ये मैं बस ये उम्मीद रखना चाहती हूँ कि लोग ये समय याद रखें, लोग इस चीज से सीखें कि इंसानियत बहुत जरूरी है। अगर हम जैसे लोग जो प्रिविलेज्ड हैं या जो जॉब करते हैं, वो थोड़े बहुत लोग भी अगर डोनेशन, हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम बस डोनेट कर सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं कि देखिए ये गलत है, ये मत कीजिए, ये सही है, ये जरूर कीजिए, और हम डोनेट कर सकते हैं। ये 2 चीजें मैं चाहती हूँ कि हम जैसे लोग, हम जो यूथ हैं हमारी, वो अच्छे कामों, जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, अगर हम कमा रहे हैं अगर, और अभी खर्च करने को एक बियर होती है 140 रुपए की यार, 140 रुपए में एक परिवार का खाना हो जाता है एक टाइम का। अगर उतना ही अगर हम दे सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक एज ए सोसाइटी जब ऐसा क्राइसिस हम सब पे आया है, एंड ऐसा हम नहीं चाहते कि एक गलत एग्जाम्पल सेट करें। जो भी देख रहा है, इसे रिक्वेस्ट है कि दिस इज द टाइम कि हम एक साथ आए। और अगर आप डोनेट कर रहे हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो कम से कम एक चीज सबके पास होती है, वो होती है एम्पैथी। वो बहुत जरूरी है, वो चीज सोसाइटी में खत्म नहीं होनी चाहिए। और अगर वो चीज खत्म हो जाती है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी एक दिन। फिर रहने का एक दूसरे के साथ कोई फायदा नहीं होता। और मुझे लगता है राइटर सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, इसलिए शायद अपनी कलम से इतनी बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से कह जाते हैं, जो शायद कई पैराग्राफ, कई हजारों पन्नों की किताबें नहीं कह पाती, वो 2 लाइनों में ऐसी बातें कह जाते हैं, इंसान को समझ आ जाती है। माने, इससे पहले कि हम आपके पास जाएं, थोड़े सा मैं चाहूंगी कि आप
कोई अपनी शेयर करें अपनी कोई फेवरेट पोइट्री या कोई गजल जो आपको बहुत पसंद हो। मैं 3 लोगों का नाम लूँगा। सबसे पहले हैं सुहेब मुगीरा सिद्दीकी। उनकी एक नज़्म है रायगानी नाम की। वो मेरी ऐसा कह सकते हैं कि जितना मैंने आज तक मुझे पढ़ने का मौका मिला है, जितना मैंने पढ़ा है, वो सबसे ज़्यादा मैं उससे मुतासिर हुआ हूँ कि जिस तरीके से उस इंसान ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टर्म्स इन सबको शायरी में इंक्लूड किया है, तो वो काबिल तारीफ है रायगानी। तो उसका मैं एक हिस्सा पढ़ देता हूँ छोटा सा बस, क्योंकि वो पूरी तो बहुत बड़ी है, वो 5 मिनट की है। इसका एक छोटा सा हिस्सा है कि तो कैसे बस वे समझा रहे हैं, रायगानी का मतलब है कि बिल्कुल बर्बाद हो जाना, वेस्ट हो जाना। तो वो इंसान समझा रहा है कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं तुम्हें मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं तुमसे दूर हूँ, और दुनिया में जितनी भी क्रिएटिव चीजें हैं, क्रिएटिव आर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सब बंद हो चुकी हैं। वो सब बंद हो चुकी हैं, दुनिया एकदम से जैसे फुल स्टॉप पे आ चुकी है और रुक चुकी है, जैसे लॉकडाउन की पोजीशन है, उसी तरीके से कि सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं बस कमरे में अकेला बैठा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो इस तरीके से समझाते हैं राइटर, तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डाविंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे मेरे इकट्ठे ना होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं। तो ये सबसे पहले वो ऐसे राइटर हैं। दूसरा मैं एक राइटर का नाम लेना चाहता हूँ, प्रशांत शर्मा दराज। इंस्टाग्राम के पोएट हैं वो, बेहद खूबसूरत गज़लें वो कहते हैं। उनका मतलब मैं कायल हूँ उनका, जो उनकी शायरी है बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं उनको, इन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा। उनका एक शेर मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। वहाँ सीता नहीं थी तो वहाँ पर राम क्या करते, वहाँ सीता नहीं थी तो वहाँ पर राम क्या करते, हमारे नाम क्या ही था, तुम्हारे नाम क्या करते। क्या बात तेरी खातिर गए मंदिर, तेरी खातिर गए मंदिर, दुआओं में तुझे मांगा, तेरी खातिर गए मंदिर, दुआओं में तुझे मांगा, तेरी ही थी नहीं मर्जी तो राधे श्याम क्या करते। क्या बात तो इस तरीके से वो बहुत लिखते हैं प्रशांत शर्मा दराज। और तीसरा इंसान इसी लाइव में अनुकृति यहाँ पे हैं। इनका एक लिखा हुआ शेर है जो इन्हें खुद भी नहीं पता कि इन्होंने क्या चीज लिखी है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो एक शेर है कि ए अजनबी इतना बता जा बस मुझे, ए अजनबी इतना बता जा बस मुझे, पहली नजर का इश्क देखा है कहीं। ये इनका शेर है। बस मतलब मैं जो जब अकेला भी बैठा होता हूँ तो मैं ये होता हूँ कि यही बात मैं खुद को बोलता रहता हूँ, ए अजनबी इतना बता जा बस मुझे, पहली नजर का इश्क बहुत देखा है अच्छा कहीं। लगा ये और इसके बाद हाँ जी इसके बाद मैं अपने 2 शेर से ये खत्म करूंगा अपनी बात को। कि बात ऐसी है कि अरदास मेरी उस खुदा तक जो कोई पहुंचा सके, अरदास मेरी उस खुदा तक जो कोई पहुंचा सके, ये जान उसको दान है जो काम मेरे आ सके। अरदास मेरी उस खुदा तक जो कोई पहुंचा सके, ये जान उसको दान है जो काम मेरे आ सके। एक पेड़ ऐसा दे बना हर पंछी को जो बिठा सके, चारों तरफ उस पेड़ के कोई आदमी ना जा सके, बहुत चारों तरफ उस पेड़ के कोई आदमी ना जा सके। और मोहब्बत पे बात खत्म करता हूँ कि है आरज़ू इतनी के बस, है आरज़ू इतनी के बस कर दे अता लड़की के जो, है आरज़ू इतनी के बस कर दे अता लड़की के जो, रातों को मुझको नींद में लाने को गाने गा सके। बहुत ये सीधी सी बात बस बहुत इसी के साथ। बहुत खूब लिखते हैं मानिक। अनुकृति अब आपकी बारी है। मेरे एक बहुत पसंदीदा शायर थे भारत भूषण पंत साहब, अब वो नहीं रहे हमारे बीच। उनकी एक गजल, उनकी कई गजलें हैं जो बहुत पसंद है मुझे, पर पता नहीं जब भी ये शेर पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा या इससे अच्छा कभी कुछ नहीं हो सकता।
तो वो शेर ऐसा है कि घर से निकल कर जाता हूँ मैं रोज कहाँ, घर से ही निकल कर जाता हूँ मैं रोज कहाँ, एक दिन अपना पीछा कर कर देखा जाए। वाह, क्या बात है। मुझे मुझे लगता है शेर से अच्छा कोई शेर नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है, काफी शेर है उनके जो बहुत अच्छे हैं, बट पता नहीं बस गए। आई थिंक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितनी गहरी बातें कुछ 2 लाइनों में, यू नो, 2 लाइन में बहुत मुश्किल है, शेर लिखना बहुत मुश्किल है। और इस 2 लाइनों पे किताबें लिख सकते हैं और किताबें आप पढ़ भी सकते हैं, तो शायद तब भी आपको समझ नहीं आएगी कि कितनी गहरी बात कह दी गई है। आई थिंक यही सबसे ज्यादा आई थिंक सरवानी में हम यही सेलिब्रेट करते हैं पोइट्री को और उनकी आर्टिस्ट को, और ये जो बातें कह जाते हैं पोएट्स अपनी छोटी छोटी बातों से, कुछ शब्दों को मेल जोड़कर हमें तो लगता है कि हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बट उसको समझे तो वो समझने में और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए सरवानी स्टार में। एंड आप जो भी देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही जल्द हम एक शेड्यूल के साथ आएंगे जहां पे आपको इंस्टा लाइव पे तीनों रिस्पेक्टिव डे अपने पोइट्री अपने टॉपिक के साथ दिखाई देंगे, सो दैट यू कैन नो देम बेटर एंड यू कैन एंजॉय देयर पोइट्री। और बस मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि लिखते रहें और अपने आसपास देखते रहें, सामाजिक जो भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं उसको समझें, उसके बारे में लिखें, और एक दिन आपको हमारे साथ शेयर करने का मौका मिले तो जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनुकृति, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक जो भी सुनेगा आपकी पोइट्री, आपकी पसंदीदा पोइट्री, आई थिंक दे विल लव इट एंड दे विल लव यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। Thank you so much for having us here. बहुत शुक्रिया। हाँ।